नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा बंसोड़े लांजेवार आपका स्वागत करती हूँ पढ़ाकू फैक्ट्री में। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी की रचना स्मृति एक प्रेम की और आज हम पढ़ेंगे इसका 15वां भाग। सतेन, किन विचारों में खोए हुए हो? उठो चलें, मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर देखा। नंदिनी खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में प्लास्टिक के 2 थैले थे। मैं एकदम उठा। सामने समुद्र बिल्कुल काला पड़ गया था। किनारे पर सिर्फ सफेद सफेद फेन दिख रहा था। तुम तो बहुत सारी चीजें खरीद लाई हो। उसके इनकार करने पर भी मैंने उससे दोनों थैले अपने हाथों में ले लिए। बहुत भारी है, इतना क्या कुछ लिया है? यह सब तुम्हारे स्वागत का सामान है। अनिल का टेलीफोन आया था कि तुम्हारी खूब खातिरदारी होनी चाहिए। नंदिनी हंसने लगी। मेरा जी किया मैं उसके नजदीक जाकर उसकी चोटी पकड़ूं, लेकिन मेरे दोनों हाथों में थैले थे। यदि नहीं भी होते तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? चलो, काफी देर हो गई है, चलो। रात को बंबई की उस बस्ती में रास्ते सुनसान और अंधियारे से लगते हैं। बहुत कम लोग वहां से गुजरते हैं, परंतु मोटर कारें अपनी दोनों आंखों की रोशनी फैलाती हुई रास्ते को चीर कर निकल जाती हैं। रास्ते खामोश पड़े रहते हैं, पर फ्लैटों में महफिलें मुखर हो जाती हैं। फ्लैटों के दिलकश पर्दों के भीतर कहीं विस्की खुलती है तो कहीं डांस और रोमांस होता है। नंदिनी मुझे बता रही थी, रात को बालकनी में खड़े होकर तुम हर ड्राइंग रूम में एक निराला नाटक देखोगे। आधी रात तक ये नाटक होते हैं। उसके बाद चारों ओर गहरी खामोशी छा जाती है। अंधेरा, अकेलापन, मौत जैसी खामोशी। नंदिनी और दीपा रसोई घर में रात के भोजन की तैयारी में लगी थी। मैं बालकनी में खड़ा चारों ओर निहार रहा था। सामने वाले फ्लैट में से स्टीरियो का मंद मंद संगीत सुनाई दे रहा था। मैं शांत खड़ा शीतल पवन पी रहा था। अंकल, आपने मुझे पहचाना? मैंने पीछे मुंह फेर कर देखा। 16-17 साल की एक छरहरी लड़की थी। वह बेल बॉटम पहने हुई थी। उसके बॉब हुए बाल थे। स्फूर्ति उसके अंग अंग से टपक रही थी। लड़की ने आकर अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं रीटा हूँ। आंटी कह रही थी कि आपने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है। क्या मैं तब बहुत नौटी थी? अचानक ही वह चेप सी गई। मैंने आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं हंस दिया। तुम रीटा हो? कितनी बड़ी हो गई हो। मुझे पता चला कि तुम ड्रामा के रिहर्सल में गई थी। हाँ, सीधे वहीं से आ रही हूँ। शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में ओफेलिया ओफेलिया की भूमिका मिली है, परंतु ओफेलिया जैसी लड़की मेरी पकड़ में ही नहीं आती। ऐसी तो वह काम और मीक है। चूंकि मैं उसके कैरेक्टर को पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं इस भूमिका का सही निर्वाह नहीं कर सकी हूँ। और यह हैमलेट, ऐसा दुर्बुद्धि और दुविधापूर्ण आदमी मैंने कभी नहीं देखा। न खुद को ही सुख देखता है और न किसी और को सुख देता है। यह दुनिया न जाने क्यों उसकी प्रशंसा करती है। मैंने कहा, जिस युग के ओफेलिया और हैमलेट थे, वह युग आज के युग से भिन्न था। जब मैं तुम्हारे जितना था तो वह अलग किस्म का जमाना था। आज जब तुम बड़ी हो तो यह जमाना और तरह का है। हैमलेट युग के अपने मूल्य थे। उन दिनों अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व दिया जाता था। हैमलेट का कर्तव्य अपने विवेक के प्रति था, माँ बाप के प्रति था, धर्म के प्रति था और ओफेलिया के प्रति था। वह इन कर्तव्यों के जंगल में अपना रास्ता खो बैठा। और ओफेलिया, वह भी उस जमाने की थी जब नारी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती थी। रीटा कुछ कहने वाली थी, पर जैसे उसने अचानक ही कुछ महसूस किया।
उसने कहा, मेरे बदन से पसीने की बू आ रही है। माफ़ कीजिए अंकल, आज मैंने रिहर्सल में खूब मेहनत की है। मैं बात लेकर 2 मिनट में आती हूँ। और सचमुच रीटा 2-3 मिनट में स्नान कर लौटी। उसने गाउन पहना था और अब वह ब्रश से बाल संवार रही थी। अब उसके बदन से पाउडर की खुशबू आ रही थी। मैं आपसे सहमत हूँ कि ओफिलिया को समझने के लिए मुझे उस युग को समझना होगा। बिना ओफिलिया को समझे हुए मैं उसकी सही भूमिका नहीं कर सकूंगी। मैं आज ही लाइब्रेरी से हेमलेट और शेक्सपियर पर 2-3 किताबें लाई हूँ। मैं आप युवा लोगों की एक बात के लिए तारीफ किए बिना नहीं रह सकता कि आप लोग जो बात सच समझते हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे ज़माने के युवा लोग कर्तव्य के नाम पर आत्महत्या तक कर लेते थे। रीटा खिलखिलाकर हंसती। वह उत्तर में कुछ कहे उससे पहले ही भीतर से एक बड़ा सा ठहाका सुनाई दिया। वह ठहाका सुनकर रीटा बोली, जीजा जी आ गए हैं, चलिए अंदर चलें। मैंने देखा अनिल कद में लंबा और शरीर से हष्ट-पुष्ट है, बड़ा ही खुशमिजाज। मुझे देखकर उसने अपनी बाहें फैला दी। हेलो ग्रेट मैन, मैंने तुम्हारे बारे में कई बातें सुन रखी हैं, लेकिन नंदिनी से नहीं। वह भला तुम्हारे बारे में क्यों कर बात करेगी? हम राइवल्स जो ठहरे, नंदिनी की सहेलियों से सुना है। हम एक दूसरे से गले मिल रहे थे और वह ठहाके मारकर हंस रहा था। फिर उसने मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर कान में कुछ कहा, परंतु उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कमरे में हर एक सुन सकता था, शायद रसोई घर में भी। मैंने सुना है कॉलेज में तुम भी नंदिनी के चाहने वालों में से थे। देखो ना, जाने कितने राइवल्स को हराकर मैं जीत गया। मैंने हंसकर कहा, मेरी बधाई स्वीकार करें। हम गले मिलने के बाद अलग हुए तो हमने देखा नंदिनी सामने खड़ी थी। उसने अनिल से कहा, तुम पहले नहाओगे ना? खाना तो तैयार है। अनिल ने जैसे नंदिनी को देखा ही नहीं। वह मुझसे बोलता रहा, बताओ तुम कितने सालों बाद नंदिनी से मिले हो? उसका हाथ मेरे हाथ में था। मैंने हंसकर कहा, बहुत सालों के बाद, शायद इस बीच 15 साल हो गए हैं। अनिल ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे। कहा, और तुम यहाँ बालकनी में बैठे हो और वह रसोई घर में रोटियां सेक रही हैं। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे एक पल के लिए भी दूर न होता। रसोई घर में खाना ठीक से बने न बने, पर मैं उसे एक क्षण के लिए भी परे नहीं जाने देता। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही वजह है कि तुम जीते हो। अनिल नहाने चला गया। घर के मालिक के आ जाने से घर में चुस्ती सी आ गई थी। घर जो शांत था वह आवाजों से भर गया था। नंदिनी मेरे पास खड़ी थी, धीरे से बोली, तुम्हें यह कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा। तुम अंतर्मुखी हो, वह बहिर्मुखी है। और वह रसोई घर में चली गई। मुझे याद आया बहुत साल पहले जब नंदिनी ने देवव्रत से अपना संबंध तोड़ दिया था और वह किसी बड़ी उलझन में फंसी थी, तो उसने एक दिन फ्री पीरियड में मेरे समक्ष सारी बातें खोल कर रख दी थी और कहा था, देवव्रत में स्वामित्व भाव अधिक है। वह ऐसे समझता है जैसे मैं शायद उसकी मिल्कियत हूँ, जैसे मेरा कोई अपना अस्तित्व, अपने विचार, अपनी अलग जिंदगी ही नहीं है। लोगों को सही सही पहचानने में हम अक्सर भूल करते हैं। हम लड़कियां तो बाहरी दड़क भड़क, शान शौकत और रंग रूप देखकर गुमराह हो जाती हैं। कुछ पुरुष बाहर से कोमल और मिलनसार होते हैं, पर अंदर से बड़े कठोर और असंयत होते हैं। देव की शायद यह तमन्ना थी कि नंदिनी नामक लड़की खत्म हो जाए और उसके स्थान पर रह जाए एक खिलौना जो उसकी इच्छा के अनुसार खेल में हिस्सा ले। उसने हालात का फायदा उठाना चाहा है। क्योंकि पहले मैं ही उसकी ओर आकृष्ट हुई थी,
इसलिए वह समझता है कि वह जो कुछ मुझसे चाहेगा उससे सब कुछ मिलेगा। तब मैंने धीरे से कहा था, नंदिनी तुम बहुत भावुक हो। नंदिनी की बरौनियों तक आंसू आ गए थे, पर वे वहां से टपके नहीं थे। नंदिनी क्लास में पूरी पारी तक बोलती रही थी। मैं उसके तांबे से तपे हुए चेहरे की ओर देखता रहा था। वह शायद अभी और भी बोलती अगर दूसरी पारी शुरू होने का घंटा नहीं बज उठता। और आज दोपहर को ही नंदिनी ने अनिल के संबंध में बताया था। एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ हमारी 2-3 बार भेंट हुई थी, साधारण भेंट। एक दिन वही यूं ही बैठे बैठे सबके सामने उसने हंसकर कहा, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मैं अव्वल तो डर गई थी। मैं उसे बहुत ही कम जानती पहचानती थी। हाँ, मैंने उसके बारे में कई बातें सुन रखी थी। वह छोटा था तो घर से भाग निकला था, स्टीमरों पर सारी दुनिया घूमा था। वह दिखावा नहीं करता था, खुद कहता था कि उसने लगभग सभी देशों की लड़कियों का स्वाद लिया है। वह बियर पानी की तरह पीता है, हंसना शुरू करता है तो 2-3 मिनट तक हंसता ही रहता है, उसके ठहाके खत्म ही ना होते हैं। अचानक ही उसने पानी के जहाज की नौकरी छोड़कर एक अंग्रेज कंपनी की नौकरी कर ली थी। उसमें उसे काफ़ी तरक्की मिली। उससे 2000 से अधिक वेतन और रहने के लिए फ्लैट मिला। ऐसा लगा तरक्की की यह उसकी अभी पहली मंजिल थी। मैंने उससे एक दिन यूं ही पूछा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि? उसने कहा, जो मैंने और औरतों में नहीं देखा। अब तक मैंने औरतों के शरीर से वास्ता रखा है और अब मैं उसकी आत्मा से रखना चाहता हूँ। आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। न जाने मन की कौन सी आवाज़ सुनकर मैंने उसी क्षण उसका विवाह संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कम से कम इतना तो है कि वह भीतर बाहर एक ही है। अनिल मेरे साथ सोफा पर आ बैठा। एक हाथ में विस्की की बोतल और दूसरे हाथ में गिलास लिए वह नंदिनी को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, नंदिनी नंदिनी। नंदिनी सामने आ खड़ी हुई, बोली, कहो क्या चाहिए? तुम्हें चिल्लाने चीखने की बड़ी आदत हो गई है। अनिल ने कहा, भाई सत्येन को विस्की का ग्लास तुम अपने हाथों से पेश करो। नंदिनी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, फिर अनिल से कहा, तुम्हें पता है जब सत्येन और मैं आपस में मित्र थे तब हम बहुत छोटे थे। अनिल ठहाका लगाकर हंसने लगा। नंदिनी रसोई घर में चली गई। भाई बड़ी उम्र में शादी करना बड़ी भूल है। बहुत कोशिश करने पर भी मैं नंदिनी में कोई तब्दीली नहीं ला सका हूँ। हम भारतीय पति पत्नी एक दूसरे की 2 अलग परछाइयाँ होते हैं, 2 अलग शख्सियतें जो रेल की पटरियों की तरह सदा जुदा रहती हैं और जिन पर जिंदगी की गाड़ी दौड़ती रहती है। मेज पर नंदिनी मेरे और अनिल के बीच बैठी थी। वह मेरे खाने का खूब ध्यान रख रही थी। प्लेट में जो चीज़ें खत्म हो जाती वह चम्मच से परोस देती। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे अभी तक मेरी पसंद नापसंद चीज़ याद थी। उसने वह सब चीज़ें बनाई थी जो कभी किसी वक्त मुझे प्रिय थी। खाना खाते हुए उसकी बाह मेरी बाह से छू छू जाती थी। खाना खाने के बाद हम सोफे पर आ बैठे थे। रीटा ने मेरे हाथ में आइसक्रीम का कप थमा दिया और वह मेरे पास बैठ गई। वह अपने और अपनी सहेलियों के बारे में बातें सुनाने लगी। रीटा और दीपा की उम्र के बीच बहुत सालों का फर्क नहीं है, परंतु दोनों के बीच जैसे एक युग का अंतराल है। दीपा मेरे युग की थी, संकोचवती और शिष्ट, परंतु रीटा थी आवेगशील, बोलचाल में चुस्त, निडर और संसार से असंपृक्त। जब नंदिनी खाली कप उठा लेने के लिए मेरे सामने झुकी तो मैंने उसके बालों की खुशबू सूंघ ली। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि मैंने कई साल पहले भी कई बार वह खुशबू सूंघी थी।
रीटा और मेरी बातों का सिलसिला टूट गया। तेज समझदार रीटा ने जान लिया कि मेरे भीतर कुछ घटा था और अब मेरे पास बैठकर बातें करना बेकार था। वह उठकर चली गई थी। मैंने अचानक एक क्षण के लिए अकेलापन महसूस किया। मैंने जाना मैं बहुत अकेला था, किसी के लिए तड़प रहा था। मुझे लगा मेरा शरीर हजारों साल पुराना है और मैं इस दुनिया में सबसे सब तरह के रिश्ते रखकर भी अकेला था। दुनिया से मिलकर एक नहीं हो सका था। मैंने अनिल की ओर मुंह फेरकर कहा था, मैं अब चलूं? रात यहीं रह जाऊं? मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं। तो कल आओगे? कुछ पक्का कह नहीं सकता। अनिल ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी ने मेरी ओर न देखकर अनिल से कहा, अनिल, मैं सत्येन को नीचे तक छोड़ आती हूँ। सत्येन अतीत की यात्रा कर वर्तमान में लौट आया है। उसका परिचय नंदिनी के पति अनिल से होता है। अनिल और नंदिनी को साथ देख सत्येन के हृदय में एक टीस सी उठती है। क्या 15 सालों बाद हुई सत्येन और नंदिनी की मुलाकात का बस यही अंत है या कुछ शेष रह गया है? जानने के लिए जरूर सुने अगला और अंतिम भाग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।